नमस्कार। आज मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा। किस तरह से नए भारत में भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस तरह से माहौल बदल रहा है, बड़ा भयावह होता जा रहा है। मैं 23 फरवरी को मुझे बनारस जाना था। रात की गाड़ी थी, 11:55 पे लखनऊ स्टेशन से खुलती है, लखनऊ दीनदयाल उपाध्याय नगर। मैं पहुंचा आधी रात को। तो मैं देख रहा हूं कि अब पुलिस एक नया काम कर रही है। मैं वेटिंग रूम में जब गया, पहले तो बाहर मैंने देखा कि जो बेंच पे लोग लेटे हुए थे। अब आधी रात है, जाहिर है कि अगर आपकी गाड़ी के आने में कुछ समय है, आपको नींद आ रही है, बेंच खाली पड़ी है, तो आप लेट ही जाएंगे। कई लोग बेंच पे थे, कई लोग फर्श पे थे, और पुलिस उन्हें उठा रही है, कह रही है लेटो मत, बैठो। तो मुझे लगा कि शायद कोई भाई वीआईपी वगैरह आने वाला होगा, इसलिए वो इस तरह से कर रहे हैं। वेटिंग रूम में मैं घुसा तो वहाँ भी देख रहा हूँ कि पुलिस जो लोग वहाँ खाली पड़ी बेंचों पे लेटे हुए हैं उनको उठा रही है, कह रही है नहीं लेटो मत, बैठो। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि बताइए, अब पुलिस को यही काम रह गया है कि वो लेटे हुए लोगों को उठा रही है। अगले दिन जब मैं लौटा मरुधर एक्सप्रेस से, तो गाड़ी 12 बजे रात को पहुंचती है, 1:30 बजे पहुंची, तो देख रहा हूँ फिर पुलिस वाले, बल्कि बाहर तक घूम के जो लोग भी प्लेटफॉर्म में घुसने के पहले का जो बड़ा सा इलाका है वहाँ पे जो लोग लेटे हुए हैं उनको भी उठा उठा के बैठा रही है। तो मैं सोच रहा था कि बताइए, पुलिस को इतना काम होता है। अब पुलिस को ये भी कहा जा रहा है कि वो लेटे हुए लोगों को रात को जो 12 बजे के आसपास, आधी रात के बाद 1:30 बजे जो सो रहे हैं उनको उठा उठा के बैठाए। आखिर क्यों? ये इस तरह का पुलिसिया राज कायम करने की क्या ज़रूरत है? और मुझे याद आने लगा कि अमित शाह जी ने एक बार कहा था नरेंद्र मोदी के बारे में कि ना तो वो खुद सोते हैं ना सोने देते हैं। तो अब तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश में किसी को नहीं सोने देंगे, सबको पुलिस उठा देगी। और दूसरा ये हो सकता है कि ये नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक फितूर है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सब चीज़ें बनाने का। तो हो सकता है कि भाई स्मार्ट इंडिया की कल्पना में ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि कोई सार्वजनिक स्थान पे जाए तो लोग सो रहे हैं। तो अब मैं सोचता हूँ कि ये उनका क्या करेंगे, जो बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं रात में। क्या अब उनको भी उठाया जाएगा कि भाई तुम फुटपाथ पे क्यों सो रहे हो, जिनके लिए और कोई सोने की जगह नहीं है? और अगर आप थोड़ा सा और अपने कल्पना को विस्तार दें तो बहुत सारे अधिकारी और बड़े नेता ऐसे हैं जिनका जो कक्ष है, जो कार्यालय है, उसके बगल में एक कमरा होता है जिसमें एक बिस्तर पड़ा होता है कि जब उनको आराम करना हो तो जाके आराम कर लें, अगर ज़्यादा लंबा काम करना पड़ रहा है अपने कार्यालय में। तो भाई अगर आप किसी को रेलवे स्टेशन पे नहीं सोने देंगे तो किसी के कार्यालय में जो है कैसे कोई सो सकता है? तो फिर वहाँ से भी शायद वो बिस्तर हटाए जाएंगे। तो ये बिना वजह, मतलब जो काम सरकार को करना नहीं चाहिए वहाँ पे ये बिना वजह हस्तक्षेप कर रही है। और ये मतलब एक तरफ तो थोड़ी डरावनी बात भी है कि अब पुलिसिया राज जो है सब जगह छा रहा है और हमारी निजी ज़िंदगी में जो है हस्तक्षेप कर रहा है। और दूसरा बड़ी हास्यास्पद बात भी है कि ज़रूरी कामों को छोड़ के अब हमारे जो पुलिस वाले हैं अब ये गैर ज़रूरी काम भी करेंगे। तो ये शायद भाई स्मार्ट इंडिया ऐसा ही होगा जहां हमारी आपकी ज़िंदगी में निजी हस्तक्षेप होगा सरकार का, और हमको ये दिखना होगा कि हम स्मार्ट हैं। तो ये एक तो बात मैं करना चाह रहा था। दूसरे, बनारस से जब मैं लौट रहा था तो स्टेशन पे मुझे एक सज्जन मिले और मुझे देखते ही बड़े तपाक से उन्होंने नमस्ते किया, मैंने भी नमस्ते किया, हाथ मिलाया। फिर उन्होंने साथ में एक सज्जन खड़े थे, उनसे कहा कि भाई हमारी फ़ोटो ले लो। तो मैंने उनकी तरफ भी हाथ बढ़ाया तो उन्हें लगा कि शायद मैं मना कर रहा हूँ फ़ोटो लेने के लिए अपने हाथ से। मैंने कहा नहीं मैं तो उन्होंने कहा अच्छा मत लीजिए। मैंने कहा कि नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनसे हाथ मिलाना चाह रहा हूँ। तो फिर मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और मैंने उनके साथी से कहा कि भाई फ़ोटो ले लो। फिर मैंने फ़ोटो जब खींची जा रही थी तो मैंने पूछा भाई अपना परिचय तो बता दीजिए। तो बोले अरे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पढ़ता था तब से आपको जानता हूँ
और अभी मैं यहाँ जुडिशल सर्विसेज में हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, आप तो बड़ी अच्छी जगह हैं। फिर मैंने उनका मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह लिया। मैंने कहा भाई कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे संपर्क करेंगे। बनारस में हमारे साथी हैं जो ठेला वेला लगाते हैं लंका पे, आजकल उनको वहाँ पुलिस ने हटा दिया है। वही जो पुलिसिया राज सब जगह कायम हो रहा है, तो आप ठेले पे सामान भी नहीं बेच सकते। अब देखिए कितनी मज़ेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री की स्वनिधि से 10,000 का लोन इन सब लोगों को मिला है रोजगार करने के लिए, लेकिन आप उनको रोजगार नहीं करने दे रहे हैं जहां वो अपना ठेला लगाते हैं। 29 दिसंबर से लंका पे खड़े होने वाले जितने ठेले हैं सबको पुलिस जो है परेशान कर रही है। कोई आके किसी तरह से चोरी छुपे लगाता है, पुलिस आके फिर हटा देती है, और आजीविका ठेले वालों की बुरी तरह से प्रभावित है। तो आपके 10,000 लोन देने का भी क्या फ़ायदा हुआ। तो मैंने, अब वो हमारे ठेले वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गए हैं अपनी अपील लेके। तो कई बार ज़रूरत पड़ती ही है जुडिशरी में भी लोगों की। मैंने कहा आप अपना नंबर और ईमेल लिख दीजिए, उन्होंने लिख दिया। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए चाय वाय पीने। कुछ देर के बाद वो सज्जन आते हैं मेरे पास टहलते हुए और कहते हैं कि पांडे जी, जो बात आपने कही, मैंने असल में ये कह दिया था फ़ोटो खींचते हुए कि भाई मुझे तो बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मेरे साथ तो फ़ोटो खिंचवाने से लोग घबराते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उस बात को सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि आजकल इतना सर्वेलेंस होता है, कहीं आपकी डायरी में मेरा जो नंबर और वो है ईमेल आईडी वो मेरी हैंडराइटिंग में मिल गया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, आप एकदम चिंता न करें, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। मुझे लगा शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा नंबर किसी को बताइएगा मत, या किसी को ये ना बताइएगा कि आपकी मुझसे मुलाकात हुई थी। मैंने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा आपका नंबर। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं वो बात नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि वो पेज आप फाड़ के मुझे दे दें। तो मैंने कहा कि भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं सरकार का विरोध करता हूँ, सरकार भी मुझे सरकार विरोधी ही मानती है, लेकिन अभी तक मेरे जेल जाने की नौबत नहीं आई है। कई बार डिटेन हुआ हूँ, घर में डिटेन हुआ हूँ, अयोध्या जाते हुए वहाँ से पुलिस ने पकड़ के वापस किया है 3 बार। अभी मैं हाल में ही आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसके समर्थन में बनारस से जब आजमगढ़ की पदयात्रा करने वाला था तो लखनऊ से बनारस पहुँचते ही रेलगाड़ी के अंदर ही मुझे डिटेन कर लिया गया। तो मैंने कहा डिटेन कई बार हुआ हूँ, लेकिन अभी जेल जाने की नौबत नहीं आई है। और हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो आईएएस अधिकारी वगैरह हैं, उन सबसे बात होती रहती है, तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बोले अरे नहीं, मैं इतना काबिल होता तो जुडिशरी में क्यों आता। मैंने कहा अरे आप काबिल हैं तभी तो आप जुडिशरी में पहुँचे हैं। लेकिन कुल मिला के उनको वो इस बात से निश्चिंत नहीं थे कि मेरी डायरी में अगर उनका मोबाइल और ईमेल रहेगा तो वो सुरक्षित रहेंगे। और वो बार बार यही कह रहे थे कि मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप वो पेज मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा देखिए पूरा पेज तो मैं नहीं दूंगा, मैं वो हिस्सा फाड़ के आपको दे देता हूँ जहाँ आपने अपना नंबर और ईमेल आईडी लिखा था। और मैं आपको दिखाऊं कि मुझे ये करना पड़ा उस दिन। मुझे बहुत दया भी आ रही थी कि इंसान की क्या हालत कर दी है सरकार ने, कि एक अच्छा खासा आदमी, प्रतिभाशाली, मेधावी, जिसका चयन न्यायिक सेवा में हो जाता है, जो कल शायद कोई बड़ा जज बनेगा, लेकिन आज की सरकार से उसको इतना खतरा नज़र आ रहा है कि वो मेरी डायरी में अपना जो ईमेल आईडी और नंबर वो छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे फाड़ के उसको देना पड़ा। उसे भी बुरा लग रहा था, मुझे तो उसके ऊपर दया आ ही रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो अपने फैसले लेगा तो इस तरह से सरकार से डर के फैसले नहीं लेगा, क्योंकि डर के जीने का कोई मतलब नहीं है। इंसान तभी सुखी रह सकता है जब वो निर्भीक होकर जिए। कुछ कष्ट ज़रूर उठाने पड़ेंगे, जैसे मुझे ही कई बार डिटेन किया जाता है। कई बार मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे संस्थानों में जाके पढ़ाऊँ, मुझे वापस नहीं बुलाया जाता है एक बार पढ़ाने के बाद। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से तो मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके मुझे निकाल ही दिया गया, क्योंकि वहाँ एक आरएसएस के कुलपति साहब आ गए थे।
और तमाम तरह के उल्टे सीधे आरोप लगाए जिनको कोर्ट ने नहीं माना और मेरी बहाली उन्होंने की थी। तो तमाम तरह की कष्ट ज़रूर सहने पड़ते हैं, लेकिन मैं ये संतुष्टि तो मुझे रहती है कि मैं जिस तरह से जीना चाहता हूँ उस तरह से जी रहा हूँ, अपने आत्मसम्मान के साथ, अपनी स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा हूँ। यही संदेश मैं उन जज साहब को भी देना चाहूँगा कि भाई निर्भीक होकर अपना जीवन आप जिएं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन ज़िंदगी में तो तमाम संघर्ष होते ही हैं और उन संघर्षों का सामना करना चाहिए। तो बस मैं उनको शुभकामना देता हूँ और मैं ये मनाता हूँ कि जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में बना दिया है, वो माहौल बदले। वो बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। जब तक ये पार्टी सरकार में रहेगी तब तक ये हमारे देश में इसी तरह से भय और आतंक का माहौल कायम करेगी। आप देखें किस तरह से मनीष सिसोदिया को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इनके काम करने का तरीका ही यही है और इसका हमको डट के मुकाबला करना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई विकल्प है ही नहीं। इस स्थिति से डट के मुकाबला करना पड़ेगा और इनको हमें सत्ता से बाहर करना पड़ेगा, ताकि इस देश में जो हमारे संविधान ने हर एक नागरिक को गारंटी दी है, जिसमें स्वतंत्रता एक है, वो हमें मिले और हम भरपूर अपने जीवन का आनंद लेते हुए जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।